हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्प लॉ क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ सामान्य बातें और इतिहास। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वह करेंगे साक्ष्य जो विधि है, एविडेंस एक्ट जो है, उसके मौलिक सिद्धांत क्या क्या है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है मेंस में बहुत बार बन चुका है कि साक्ष्य विधि के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो आज हम देखेंगे कि साक्ष्य विधि के मौलिक सिद्धांतों को। मौलिक सिद्धांत जो साक्ष्य विधि के हैं वो 3 हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी यही सिद्धांत थे, परंतु धाराओं में थोड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मौलिक सिद्धांतों को देखने से पहले हम एक प्रोफेसर केनी ने साक्ष्य विधि से रिलेटेड 3 सिद्धांत बताए हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। तो प्रोफेसर केनी के अनुसार जो है साक्ष्य विधि के जो मौलिक सिद्धांत है वो ये हैं कि सत्य को निर्धारित करने में सहायता करना, मतलब एविडेंस एक्ट जो है ट्रुथ को निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है, कोर्ट की सहायता करता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि दीर्घ सूत्रीय जांचों को रोकना, यानी कोर्ट में लंबे समय तक जांच या विचारण ही न चलता रहे, इसको साक्ष्य विधि रोकती है। जैसे सीआरपीसी में किसी मामले में कितने दिनों में क्रिमिनल मामलों में फैसला दिया जाए इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस समय सीमा को निर्धारित किया गया है 3 साल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो तीसरा इन्होंने थर्ड जो सिद्धांत दिया था वो ये दिया था प्रोफेसर केनी ने कि अनावश्यक साक्ष्य के ग्रहण किए जाने से उत्पन्न भ्रम से न्यायाधीश या जूरी को बचाना। मतलब अगर फालतू के साक्ष्य अगर दिए जाएंगे किसी मामले में तो न्यायाधीश या जूरी जो है, जूरी का प्रावधान 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट में था, लेकिन अभी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन प्रोफेसर केनी ने इन दोनों को ही बताया था कि इससे जो है न्यायाधीश न्याय नहीं दे पाएंगे और वो भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, तो समानता साक्ष्य विधि 3 मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। इन्हीं को धाराओं के साथ अभी हम पढ़ते हैं। ध्यान रहे, मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो जो मौलिक सिद्धांत हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है साक्ष्य को विवादक तथ्यों तक सीमित रखा जाए। साक्ष्य को विवादक तथ्यों तक सीमित रखा जाना चाहिए। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये प्रावधान जो है वो धारा ध्यान रखेंगे, धारा 3 में दिया गया है। सबसे पहले हम विवादित तथ्य मतलब फैक्ट इन इशू, विवादित तथ्य को इंग्लिश में जो कहते हैं वो फैक्ट इन इशू, ये क्या होता है ये देखते हैं। यानी जिस बिंदु पर विवाद उत्पन्न होता है उसी को हम विवादित तथ्य कहते हैं। विवादित तथ्य को निकाला जाता है प्लीडिंग द्वारा। जब एक पक्षकार, मान लो कोई पक्षकार है, वो किसी तथ्य की मांग करे और दूसरा पक्षकार उसे इनकार करता है, तो उस मांग और अस्वीकार का जो परिणाम होता है वो फैक्ट एंड इशू होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक कोर्ट में कहता है कि बी ने चोरी की है और बी इस बात से इनकार करता है कि यह घटना उसने नहीं की। तो एक पक्षकारी मांग कर रहा है कि उसने चोरी की है, दूसरा पक्षकारी इनकार कर रहा है, तो क्या बी ने चोरी की है? क्या बी ने चोरी की है? यही होता है फैक्ट एंड इशू। विवादित तथ्य जो है वो यही है कि क्या बी चोर है या बी ने चोरी की है। फैक्ट एंड इशू को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में परिभाषित किया गया है। एक्चुअली विवादित तथ्य जो होते हैं वो सिविल मामले में अलग होंगे, ध्यान रखेंगे, सिविल मैटर में अलग होते हैं और क्रिमिनल मैटर में अलग होते हैं। ठीक है, सिविल मामलों में जो मतलब सिविल मामलों में वादी जो है डिमांड करता है और प्रतिवादी उस डिमांड को डिनाई करता है। सिविल मामलों में विवादित तथ्य का निर्धारण सीपीसी के द्वारा होता है। ठीक है, सीपीसी के आदेश 14 से निर्धारण होता है। विवादित तथ्य जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला तथ्य का और दूसरा विधि का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले जो सुनवाई होगी वो विधि के विवादक तथ्य पर होगी, तथ्य के विवादक तथ्य पर
बाद में होगी। सबसे पहले जो सुनवाई कोर्ट करती है वो विधि के विवादित तथ्य पर ही करती है। ठीक है, क्रिमिनल मामलों में जो अभियुक्त पर आरोप कोर्ट लगाता है वही विवादित तथ्य होते हैं। क्रिमिनल मैटर में जो आरोप लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, वही विवादित तथ्य फैक्ट इन इशू माने जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अब हम धारा 3 को देख लेते हैं। धारा 3 में ये सिद्धांत दिया हुआ है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 कहती है कि जब भी कोर्ट में तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जाएगा, या तो वो विवादक तथ्य से, जो विवादक तथ्य है उससे जुड़ा हो, या जो धारा 3 के बाद धारा 4 से 50 में जिस तथ्य को, जिस चीज को सुसंगत घोषित किया गया हो उससे जुड़ा हुआ हो, उनका ही साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्य कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसलिए सिद्धांत आया कि साक्ष्य को विवादित तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिए, जिसका उल्लेख धारा 3 में किया गया है। धारा 3 में मैं दोबारा बता देता हूँ। धारा 3 कहती है कि जब भी कोर्ट में तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जाएगा, या तो विवादक तथ्य के बारे में होगा, या धारा 4 से 50 में जिसे सुसंगत घोषित किया गया है उनका ही साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्य का नहीं। ठीक है, अब हम दूसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है कि सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। न्यायालय में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, पहले हम साक्ष्य का बंटवारा कर लेते हैं कि कौन सा साक्ष्य सर्वोत्तम होता है। सामान्यतः साक्ष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला ओरल, मौखिक साक्ष्य, दूसरा डॉक्यूमेंट साक्ष्य, दस्तावेजी। यदि कोई व्यक्ति मुंह से बोलकर कोई बयान देता है, ठीक है, तो उसे ओरल साक्ष्य या ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहते हैं। और जब साक्ष्य लिखकर किसी पेपर पर या पत्थर पर लिखकर पढ़कर दिया जाता है तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो दस्तावेजी साक्ष्यों में ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही माना जाता है। ओरल एविडेंस को लिविंग एविडेंस कहते हैं, मतलब जीवित साक्ष्य, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डेड एविडेंस कहते हैं, यानी मृत साक्ष्य। लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य जो होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। मतलब साक्ष्य विधि का सिद्धांत है कि सर्वोच्चम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए, लेकिन मतलब ऐसे समझिए कि अगर दस्तावेज साक्ष्य मौजूद है तो उसे ही पेश किया जाएगा, और उस विषय पर ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। अगर किसी विषय पर, दस्तावेज पर कोई बात लिखी है तो उस विषय पर ओरल एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 94 से 103 में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश करने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, सर्वोत्तम साक्ष्य कैसे पेश होंगे, ये 94 से 103 में दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सर्वोत्तम माना गया है। ओरल, अगर किसी भी कोई भी साक्ष्य अगर मौजूद है डॉक्यूमेंट्री, तो उस पर जो है, उस विषय पर ओरल एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत हम आगे बढ़ते हैं कि अनुश्रुत, मतलब हियर से, अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन होना चाहिए। अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन, ये हमारा तीसरा सिद्धांत है साक्ष्य विधि का। जो अनुश्रुत साक्ष्य होते हैं ना, ये ना तो रेलिवेंट होते, मतलब ना तो ये ग्राह्य सुसंगत होते, और ना ही ये एडमिट होते, मतलब ये एक तरीके से विसंगत होते हैं, और इन्हें जो है अग्राह्य माना जाता है, ना ही न्यायालय इन्हें ग्रहण करता है, मतलब ना ही इन्हें एक्सेप्ट करता है। पहले अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है ये देख लेते हैं। एक्चुअली जो मौखिक साक्ष्य होता है ना, जो ओरल एविडेंस होता है, वो 2 प्रकार का होता है। ओरल एविडेंस भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये जो डायरेक्ट वाला होगा
प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य वो होगा जिसमें घटना को, जिस व्यक्ति ने घटना को स्वयं देखा है, ठीक है, या स्वयं सुना है या अपनी इंद्रियों द्वारा बोध किया है, तो वही व्यक्ति अगर आके गवाही दे तो उसके द्वारा दिए साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाएगा। जिसने देखा हो, जिसने सुना हो या जिसने अपनी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया हो, वही आके अगर कोई गवाही देता है तो वह प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, ठीक है। और साक्ष्य विधि का नियम है कि मौखिक साक्ष्य जो है डायरेक्ट होना चाहिए। ये चीज हमें बताई गई है धारा 55 में, ठीक है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं, जो इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं जिसमें ना तो घटना स्वयं किसी ने देखी है और ना ही सुनी है और ना ही स्वयं इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बनाया है, बल्कि किसी अन्य के ज्ञान के आधार पर, मतलब किसी और से सुना है, किसी और ने वो घटना देखी है, उससे उसने सुना और उसके ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति अगर साक्ष्य दे रहा है तो ऐसे साक्ष्य को अप्रत्यक्ष साक्ष्य या इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस कहा जाता है, ठीक है। तो नियम जो है धारा 55 में वो ये है कि अनुश्रुत साक्ष्य को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब ओरल एविडेंस जो होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस जिसने देखा हो या जिसने सुना हो या जिसने अपनी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया हो। इनडायरेक्ट जो है ओरल एविडेंस वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्वेश्चन बन चुका है कि जो एयर से एविडेंस होता है उसका नियम क्या है, मतलब अनुश्रुत साक्ष्य का क्या नियम है। तो अनुश्रुत साक्ष्य मैंने ऊपर भी बताया अग्राह्य होते हैं और विसंगत होते हैं। प्री में बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि अनुश्रुत साक्ष्य होते हैं, अग्राह्य और विसंगत दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ परिस्थिति में अनुश्रुत साक्ष्य को भी स्वीकार कर लिया है, मतलब इसके अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे रजिस्ट्री धारा 14 में धारा 4 में बताया गया है, या जैसे मृत्युकालिक कथन धारा 26 में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम एक सेकंड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में मुख्य क्या क्या अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो हम थोड़े से 10-15 अंतर देख लेते हैं ताकि हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था इसका जो निर्माण है वो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, ठीक है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो निर्माण है वो भारत की संसद द्वारा किया गया, ठीक है। सेकंड हम अंतर देखेंगे, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसे भारत में प्रवृत्त रहने का संवैधानिक आधार जो है वो आर्टिकल 372 है। लास्ट वीडियो में मैंने इसे डिटेल में बताया था कि आर्टिकल 72 पूर्व संवैधानिक विधि का अनुकूलन करता है, ठीक है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसके भारत में प्रवृत्त रहने का संवैधानिक आधार है आर्टिकल 245, 246 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 12, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में 12वें प्रविष्टि पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो सर स्टीफेन ने तैयार किया था, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो रणवीर सिंह समिति द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधानों की वैधता को चुनौती जो है हम आर्टिकल 13(1) के आधार पर दी जा सकती थी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी प्रावधान को अगर हमें चुनौती देनी है तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के द्वारा ही दी जा सकती है, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो संविधान के पूर्व की विधि है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम संविधान के पश्चात की विधि है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है
वो एक औपनिवेशिक कानून था, मतलब अंग्रेजों द्वारा अपने हित के लिए बनाया गया था, ठीक है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है वो भारतीय संसद द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को विद्यमान विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये संविधान पूर्व की विधि है, तो इसका लॉ इन फोर्स, इंग्लिश में कहते हैं लॉ इन फोर्स, विद्यमान विधि। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को प्रवृत्त विधि कहा जाता है, ठीक है। 8th हम अंतर देखेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भाग थे वो 3 थे, चैप्टर अध्याय जो थे वो 11 थे, और टोटल जो सेक्शन थी वो 167 थे। परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो पार्ट हैं, भाग हैं, वो 4 हैं, और जो अध्याय हैं, चैप्टर हैं, वो 12 हैं, और जो सेक्शन है, धाराएं हैं, वो 170 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो निर्माण की तिथि है, निर्माण की तिथि मैं बता रहा हूँ, निर्माण की तिथि जो है वो 15 मार्च 1872 है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निर्माण की तिथि है 25 दिसंबर 2023, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के लागू होने की जो तिथि है वह है 1 सितंबर 2020, सॉरी ये गलत हो गया। इंडियन एविडेंस एक्ट के लागू होने की जो तिथि है वो 1 सितंबर 1872 है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने की जो तिथि है वो 1 जुलाई 2024 है, ठीक है। 11th हम अंतर देख रहे हैं। इसमें अगर आप 10-11 अंतर भी लिख देते हैं तो काफ़ी होगा, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कवर किया जा रहा है। भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है उसमें समय समय पर काफ़ी संशोधन किए गए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट जो है किए गए थे। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अभी तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया, ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो 4 कानून थे, आर्मी एक्ट, नवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, उनके तहत जो गठित सेना न्यायालय थी उस पर भारतीय एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता था, परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ऐसे गठित सेना न्यायालयों पर लागू होता है, ठीक है। अगला देखेंगे हम कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसमें जो पुलिस से की गई संस्कृति और मजिस्ट्रेट से जो संस्कृति करते थे उसमें मतलब इन दोनों प्रावधानों को अलग अलग रखा गया था, ठीक है, धारा 25, 26 और 27 में, ठीक है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में पुलिस और मजिस्ट्रेट से जो संस्कृति को एक ही धारा में रखा गया है, धारा 23 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 45 में 45 में विशेषज्ञों की राय, जो विशेषज्ञ होते थे उनकी राय 5 विषयों पर ली जा सकती थी, जो कि थे विदेश विधि यानी फॉरेन लॉ, ठीक है, विज्ञान, साइंस, आर्ट, कला, हस्तलेख,
व अंगुली चिन्ह फिंगरप्रिंट। ठीक है, इन 5 ही विषयों पर हम विशेषज्ञों की राय ले सकते, कोर्ट विशेषज्ञों की राय ले सकता था, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये प्रावधान धारा 39 में है और इन 5 विषयों के अलावा, ठीक है, अन्य विषय पर भी विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में जो विशेषज्ञों की राय लेने का जो दायरा था वो सीमित था, 5 विषयों तक ही सीमित था, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इन विशेषज्ञों की राय लेने का जो दायरा है वो ब्रॉड कर दिया, बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि 5 विषयों के अलावा अन्य विषयों पर भी विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 57 में न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य का प्रावधान था, जिसमें कोर्ट 13 तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करते थे, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में यह प्रावधान धारा 52 में दिया है। न्यायिक अवेक्षणीय तथ्यों का प्रावधान 52 में दिया है, जिसमें न्यायालय 12 तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करते हैं, तो अभी एक तथ्य हटा दिया गया। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य, मतलब प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस को परिभाषित किया गया था, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में की धारा 57 में प्राथमिक साक्ष्य को विस्तृत तौर पर परिभाषित किया है, जिसमें कि 7 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। इतना विस्तृत तौर पर परिभाषित नहीं किया गया था पहले धारा 62 में, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 57 में प्राथमिक साक्ष्य को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कि 7 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। ठीक है, हम अंतर ढूंढ रहे हैं तो छोटी छोटी बातों को भी अंतर में मेजर करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 63 में सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस कितने प्रकार के थे? 5। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में धारा 58 में जो द्वितीयक ये सेकेंडरी एविडेंस है वो 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के एविडेंसों को द्वितीयक साक्ष्य माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज थे उन्हें अलग अलग धारा में परिभाषित किया गया था। धारा 74 में लोक दस्तावेज और धारा 75 में प्राइवेट दस्तावेज को परिभाषित किया गया था, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में धारा 74 में ही लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज दोनों को एक साथ ही परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर देखेंगे। जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसमें सूचक प्रश्न थे। सूचक प्रश्न का जो प्रावधान था वो 3 धाराओं में था। सूचक प्रश्न का प्रावधान 3 धाराओं में था, 141, 142, 143। किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सूचक प्रश्न का जो प्रावधान है वो एक ही धारा में कर दिया गया है, जो कि है 146। ठीक है, अभी हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उद्देश्य को देख लेते हैं, क्योंकि उद्देश्य भी चेंज हुआ है। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो 1872 का जो उद्देश्य था वह था साक्ष्य से संबंधित विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना।
प्री में क्वेश्चन बन चुका है। इन तीनों को पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य विधि 1872 का उद्देश्य है साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित, परिभाषित व डैश की क्या करना है, तो संशोधन करना। ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, ऐसा मॉडल बन चुका है। अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के हम उद्देश्य को देखेंगे, ठीक है, जिसमें उसका जो उद्देश्य है वह ये है कि निष्पक्ष विचारण के लिए, ध्यान रखेंगे, निष्पक्ष विचारण हेतु साक्ष्य के जो साधारण नियम व सिद्धांत हैं उनको समेकित करना तथा उनका उपबंध करने के लिए विधेयक, ठीक है। तो पुराने साक्ष्य अधिनियम का जो उद्देश्य था वह था साक्ष्य से संबंधित विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो उद्देश्य है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि निष्पक्ष विचारण हेतु साक्ष्य के साधारण नियम सिद्धांतों को समेकित करना तथा उनका उपबंध करने के लिए विधेयक, ठीक है। तो आज हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मौलिक अधिकार क्या क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मौलिक सिद्धांत, इनके बारे में देख लिया है। प्रोफेसर केनी ने जो है 3 सिद्धांत दिए थे, पहले हमने उन्हें देखा है। फिर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में तीनों सिद्धांत किस किस धारा में समेकित हैं उन्हें एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के मध्य जो अंतर है उन्हें देखा है और इसके उद्देश्यों में क्या डिफरेंस है उन्हें देखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे वीडियो में सेक्शन 1 से, क्योंकि अब इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो भूमिका है, जो इतिहास है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम धारा 1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।